शेख हसीना भारत के बहुत करीब आ गई थी। भारत के साथ मिलकर वो तरक्की की बातें बोल रही थी। मोदी जी के बहुत करीब थी। और मोदी जी के करीब कोई हो, उसे छोड़ दिया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ये डीप स्टेट लगा हुआ है, मोदी जी टारगेट पे हैं। हिंदू बांग्लादेश के अंदर टारगेट पर नहीं है सर। टारगेट मोदी जी हैं। इसीलिए शेख हसीना की जो नजदीकियां थी भारत के साथ, 15 दिनों में 2 ट्रिप मारे हैं। ऐसा कभी होता नहीं है डिप्लोमेसी में कि इतने जल्दी जल्दी 2 ट्रिप मारे जाए। और उसके बाद इमीडिएटली उसको चाइना भी भागना पड़ा, क्योंकि वहां से आंखें दिखनी शुरू हो गई थी। यानी कि शेख हसीना को पता था कि अब ये डीप स्टेट मेरा यहाँ पर जीना हराम करेगा, तभी वो मोदी जी की शरण में भी आई थी। टारगेट मोदी जी हैं। नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, वहाँ जिस तरह की हिंसा हुई, जिस तरीके से बहुत कपटपूर्ण तरीके से पूरी एक टेक्स्ट बुक अंदाज में एक पूरी कथा कहानी गढ़ी गई, फिर उसको जमीन पर उतारा गया और किस तरह शेख हसीना का तख्ता पलट दिया गया, ये अब सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने है। कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं। शेख हसीना एक बार फिर भारत आई हैं। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब वो और उनकी बहन जर्मनी में थी और उनके पूरे परिवार, उनके पिताजी, उनके भाइयों और बच्चों तक की हत्या कर दी थी सेना ने 1975 में, तब भी वो बच गई थी। जर्मनी में थी अपनी बहन के साथ, भारत आई थी, भारत में रही थी, इस बार फिर आई हैं। और अगर नहीं आती तो शायद उनका भी वही हश्र होता जो उनके पिता का, भाइयों का और दूसरे सदस्यों का हुआ था। अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं। ये तो सबको पता चल गया है कि इसके पीछे कौन है। ये अब किसी से दबा छिपा नहीं है, इसमें सीआईए है, इसमें पाकिस्तान का डीप स्टेट है, आईएसआई है, इसमें चीन का भी कोई रोल है। हालांकि जो साहबजादे हैं शेख हसीना के, उनका कहना है कि नहीं नहीं, चीन की भूमिका नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को दिखाई दे रही है। और क्यों है ये भी सबको पता है, क्योंकि तीस्ता प्रोजेक्ट अभी हाल में शेख हसीना ने भारत को दे दिया था, तो चीन तो वैसे ही जला भुना बैठा है। और वो चाइना की विजिट भी बहुत जल्दबाजी में 1.5 दिन पहले ही खत्म करके लौट आई थी, क्योंकि उनको वहां प्रॉपर रिगार्ड नहीं मिला था। अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब का बयान आ गया है दोनों सदनों में, और उन्होंने एक्सेप्ट किया है, ये स्वीकार किया है पहली बार कि वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं के धर्म स्थलों को जलाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। इस्कॉन मंदिर हो, काली मंदिर हो, उनको, हिंदुओं के जो घर हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हत्याएँ की जा रही हैं, उनके जो प्रतिष्ठान हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी बयान आया है। आलोक कुमार ने कहा है कि भारत को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, मूक दर्शक बन करके नहीं बैठना चाहिए। भारत के सामने धर्म संकट कई हैं, लेकिन ऐसी स्थितियों में क्या भारत चुप होके बैठ सकता है? बिल्कुल नहीं बैठ सकता। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स के, मैं कहूँगा कि महारथी, और जिनको बहुत बारीक समझ है इन चीज़ों की। सुमित जैन साहब जुड़ रहे हैं चीन से, तो उनके साथ जुड़ कर के इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार। जय श्री राम। सुमित जी, ये बताइए, ये तो सबको पता है कि ये कर्मकांड किसने किया है, क्यों किया है, ये भी हमें पता है। और ये लोग किस तरीके से पृष्ठभूमि और आधार तैयार करते हैं बगावत का, और उसको किस तरीके से फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, ये भी हमें पता है। जो स्थितियां परिस्थितियां इस समय बांग्लादेश में निर्मित हुई हैं, और जिस तरीके से वहां पर अब हिंदुओं को, हिंदुओं के घरों को, प्रतिष्ठानों को, धर्म स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, मुझे तो लगता है कि
शेख हसीना का तख्ता पलट तो एक बहाना था। एक्चुअल में जो इस समय वहाँ हो रहा है, यही सब करना था। तो ऐसे में अब वो जो जिनको आप लिम्रांडो कहते हैं, वो मुँह में दही जमा करके क्यों बैठे हुए हैं? वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? पूरी दुनिया कुछ क्यों नहीं बोल रही है? हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं और इस समय भारत को क्या करना चाहिए? सर पहली बात जो आपने बोला कि लिब्रांडो चुप क्यों है, लिब्रांडो चुप नहीं है। मैंने कल भी वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था लिब्रांडो अब इस चीज को यूज करेंगे, यहाँ पर जो भारत में मुसलमान हैं इन्हें इंस्टिगेट करेंगे। अब आप देखिए आरफा शेरवानी है, नाम लेके बोल रहा हूँ, उनका ट्वीट आया कि भाई जो हिंदू है वो बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके खिलाफ क्यों है। वहां पर जो हुआ वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। लोग गए, लोगों ने एक जो गवर्नमेंट थी डिक्टेटर वाली उसको उखाड़ कर फेंक दिया। ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। हिंदुओं के इसके खिलाफ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदुओं को कभी भी डेमोक्रेसी से मतलब नहीं है। यानी कि कोई भी काम जो इनकी फेवर का होगा वो इन्हें डेमोक्रेटिक लगता है। लेकिन अगर यहाँ पर इलीगल बांग्लादेशियों को उठाकर हम बाहर भेजने की बात करते हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, थ्रू सुप्रीम कोर्ट, तब ये इनको अनडेमोक्रेटिक लगता है। जब इनके पप्पू को पकड़कर जेल में किया जाएगा चोरियों के लिए, जो उन्होंने ठगी करी है पिछले 75 सालों में इस देश में, तब इनको अनडेमोक्रेटिक लगता है। लेकिन वहां पर जब हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, एक चुनी हुई गवर्नमेंट उसको उखाड़ कर फेंक दिया, इन्हें वो डेमोक्रेटिक लगता है। यानी कि जो नैरेटिव इनको पसंद है वही इनके लिए डेमोक्रेसी है, बाकी तो तानाशाही है। तो अगर आप ये बोलते हैं कि भी लिब्रांडो चुप है, दही जमी हुई है, ऐसा नहीं है। लिब्रांडो ने जहां पर दोबारा से अगर जाएंगे आप तो उसके ऊपर लंबे लंबे लेख लिखने शुरू कर दिए कि भारत के अंदर जो ये मैच फिक्सिंग का जो मैच था, जो मोदी जी धोखे से जीत गए हैं, अब इनकी गवर्नमेंट को घेरने का टाइम आ गया। जैसे बांग्लादेश में एक डिक्टेटर की गवर्नमेंट को घेरा गया है, लिब्रांडो अपने मकसद के ऊपर दोबारा से भारत में शुरू हो गए हैं। एग्जाम्पल लिया है बांग्लादेश का। दूसरा आपकी जो बात थी कि जो वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वो टारगेट था, शेख हसीना तो एक बहाना थी। अब इसके पीछे एक और बड़ा राज है कि जहां पे जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो तो इनकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हम किसी भी नॉन मुसलमान को जीने ही नहीं देंगे पूरी दुनिया में। वो बांग्लादेश हो, भारत हो, वो कहीं भी हो। अफगानिस्तान खाली कर दिया और वही भारत के अंदर इन्होंने कश्मीर खाली कर दिया, वेस्ट बंगाल को खाली करते जा रहे हैं, केरला खाली हो रहा है, असम खाली कर दिया। ये तो सब जगह पे इनका यही हाल है। यहाँ तक कि यूके को भी ये खाली करने की बातें इन्होंने करनी शुरू कर दी। ये तो किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये तो होना ही था। उनको तो बहाना चाहिए हिंदुओं के लड़कियों को उठा के लेके जाने का। जो दरिंदगी वहां पर दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि कितने बड़े जानवर हैं ये लोग, और कुछ भी नहीं है। और ये जो बाकी चुप्पी है हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, इसके ऊपर पूरी दुनिया की चुप है। आज सोरोस की जो OICR CP जो की ऑर्गेनाइजेशन है तो मिनोरिटीज के हक के लिए पूरी दुनिया में बात करती है, आज उनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया सर। कोई भी आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स में नहीं छपा है। कोई भी जो इनके बड़े बड़े पत्रकार हैं कोई भी नहीं बोल रहा कि वहां पे क्या हो रहा है। और ये तो होना ही था और ये होता भी रहेगा। क्यों? क्योंकि हिंदुओं के लिए, हिंदू कभी भी ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मिनोरिटी है ही नहीं। बांग्लादेश में 7-8% हिंदू हैं सिर्फ, वो मिनोरिटी नहीं है। लेकिन भारत में 25% जो पॉपुलेशन वाले लोग हैं वो आज भी मिनोरिटी में है, क्योंकि इन लोगों के लिए मिनोरिटी पूरे दुनिया में वो एक ही कम्युनिटी है, और जिसकी ये तारीफ करते रहते हैं, उनको बचाने के लिए आर्टिकल्स भी लिखते हैं। तो जो ये बांग्लादेश में हो रहा है ये सिर्फ हिंदुओं को निशाना नहीं है। ये यशराज की मूवी है जहां पर एक लड़की है, 3-4 लड़के मुशंडे उसके पीछे लगे हुए हैं। ये यशराज चोपड़ा की जो मूवीज होती हैं ये वो वाली स्क्रिप्ट चल रही है। शेख हसीना नहीं, मैं कह रहा हूँ एक लड़की है, बांग्लादेश एक लड़की की तरह है जिसके पीछे CIA, चाइना और पीछे से पाकिस्तान वो लगा हुआ है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? चाइना जैसे आपने बोला तीसरा प्रोजेक्ट के लिए मुंह फुला के बैठा हुआ था। जब यहाँ पर शेख हसीना आई है, जैसे उसकी बेइज्जती करी गई है मैं बता नहीं सकता। वो यहाँ पर हेल्प मांगने आई थी, उनकी एक पैसे की हेल्प नहीं करी गई। दूसरी बात, जो प्रोजेक्ट्स की बात किया था, उन्होंने बोला भारत मेरे साथ प्रोजेक्ट कर रहा है 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, आप 5% पे मुझे पैसा दे रहे हैं, मैं आपसे पैसे कैसे ले, मैं एक गरीब कंट्री हूँ। चाइना ने मना कर दिया, तो उसके कारण भी थोड़ी सी टंकी थी। तीसरी तरफ CIA, आपको मालूम है डोनाल्ड लू लगे हुए थे कि इस गवर्नमेंट को घेरना है, ये फिर भी जीत कर आ गए और स्ट्रेंथ के साथ अपनी कंट्री को और अपनी गवर्नमेंट को ये चलाने की बातें कर रहे थे। ये चीजें उनको पसंद नहीं आती। और लास्टली कल की बात है कि जो रावलपिंडी में मीटिंग हुई है ISI की, आर्मी चीफ की, वहां सर भंगड़े डाले गए हैं जब इसकी गवर्नमेंट को घेरा गया। भंगड़े आप कब डालते हैं?
जब आपने किसी प्रोजेक्ट पे पैसा लगाया हो वो सफल हो जाए। जब हमारा चंद्रयान चंद्रमा पे पहुंचा था तो हमने भंगड़े डाले थे क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट सफल हो गया था। तो पाकिस्तान में भंगड़े डालने का मतलब है उनका इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर पूरी तरह से है। और ये तो होना ही था सर। जब डीप स्टेट की बात कोई नहीं मानता, उनकी गवर्नमेंट को घेर दिया जाता है। तो ये सारा कुछ एक एक यशरा की मूवी जैसे मैंने पहले बताया, एक ट्रायंगल है जिसके अंदर बांग्लादेश फंस गया और उनकी एक सफल गवर्नमेंट को घेर दिया गया। अभी मैं कई ट्वीट पढ़ रहा था साहब। एक जितेंद्र प्रताप सिंह है, उन्होंने लिखा है कि ढाका में एक बड़ी हिंदू सोसाइटी के गेट पर जमात इस्लामी के हिंसक जिहादियों की भीड़ आती है और गेट खोलने की कोशिश कर रही है और चिल्ला रही है, गेट खोलो हम हिंदुओं को मारेंगे, गेट खोलो हम हिंदुओं को मारेंगे। शेख हसीना के बेटे साजिद वाजेद, जो बांग्लादेश सरकार में प्रमुख आईटी सलाहकार थे, वो खुद बता रहे हैं कि बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। यहाँ भारत के जिहादी कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर कोई हमला नहीं हो रहा है। एक और खबर है, हिंदू क्रिकेटर लिटन दास के घर में आग लगा दी गई है। भाईचारा ऑन टॉप। एक खबर है, नितिन शुक्ला कह रहे हैं कि बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर में आग लगा दी गई, मंदिर तोड़ दिया गया। ये वही मंदिर है जिसमें ईद और रोजा इफ्तार एक आयोजन किया गया था। भाईचारा निभाया जा रहा है। विदेश मंत्री का बयान है, वो कह रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर कई जगहों पर अटैक हुए हैं, हिंदुओं के घरों में आग लगाई गई है, तोड़फोड़ की गई है। हम किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। सीमा पर पूरी चौकसी बरती जा रही है। ढाका प्रशासन के संपर्क में हैं हम, हमारी गंभीर नजर बनी हुई है, बीएसएफ अलर्ट मोड पर है। और एक खबर अभी आई थी कि जो आर्मी चीफ हैं उनसे बातचीत की गई है हिंदुओं पर जो अटैक हो रहे हैं उसको लेकर के। ये जो सारी खबरें हैं सुमित जी, ऐसे में चूंकि अब शेख हसीना भी भारत में हैं और उनका अगला डेस्टिनेशन क्या होगा पता नहीं, लेकिन भारत सरकार तो वही कर रही है। अगर कोई आपकी शरण में आता है तो फिर आप उसको शरण दें, उसकी हिफाजत करें, उसे सुरक्षित रखें जब तक कि वो ये फैसला ना करे कि उसको अब आगे कहाँ जाना है, किस देश में रहना है। कई तरह की खबरें उनके बारे में आ रही हैं, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष हैं आलोक कुमार, उनका बयान आया है। उनका कहना है कि जो कुछ वहाँ हो रहा है, और कभी 32% हुआ करते थे हिंदू वहाँ, आज 7-8% रह गए हैं। तो क्या भारत के सामने आज फिर वैसी ही स्थिति है जैसी 1946 में पैदा हुई थी? बिल्कुल सही सर। इस सिचुएशन को और 46 की सिचुएशन में कोई फर्क नहीं है। हिंदुओं के लिए पास अभी कोई चॉइस नहीं है वहां पर कि आप कहाँ पर रहना चाहते हैं। लेकिन सर ये कहना आसान है कि आप सब कुछ छोड़कर अपने कंट्री को, अपने सारे बिजनेस को छोड़कर आप भाग जाइए क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी खड़ी हो गई है। ये ऐसी सिचुएशन पहली बार इन हिंदुओं के सामने नहीं आई। 46 से लेकर अब तक बड़ी बार ऐसी सिचुएशन आई है और इन्होंने इसका सामना भी किया है। ये वहीं पर है, आज भी 1.25 करोड़ हिंदू बांग्लादेश में रहता है जिनकी जान खतरे में है। अब इनके सामने चॉइस क्या है, वहीं पर रहें, भारत में आए, भारत से गुहार लगाएं, या इंटरनेशनल कम्युनिटी को बोलें कि उनके साथ क्या हो रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोई सुनेगा नहीं। ममता बनर्जी ने ऑलरेडी इनकी आने पर रोक लगाई हुई है। वो तो कहती है कि जो मुसलमान आएंगे उनको मैं पूरे पूरे खुले हाथों से उन्हें स्वीकार करूंगी, लेकिन हिंदुओं को मैं यहाँ पर आने नहीं दूंगी और सीएए को इम्प्लीमेंट होने ही नहीं दूंगी। अब जैसे आपने बोला कि भारत की सरकार ने वहां पर जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनको अलर्ट कर दिया है, बॉर्डर को सील कर दिया है, राफेल वहां पे पहुंचा दिए गए हैं, अजीत डोभाल जी को एक्टिवेट कर दिया है। ये सारे काम हम अपने देश में कर सकते हैं, सुरक्षा हमारे देश में है। हम बांग्लादेश में जाकर वहां पे जो हिंदू कम्युनिटी है उसे प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। उसको प्रोटेक्शन तभी मिलेगी जब वो भारत में आएंगे। क्या 1.25 करोड़ हिंदू भारत में एकदम से आ सकते हैं? क्या हम उन्हें लेने की पोजीशन में हैं? उनके लिए क्या कर सकते हैं आप सोच बताइए। विश्व हिंदू परिषद ने बोल दिया कि भाई गवर्नमेंट को चुप नहीं रहना चाहिए, गवर्नमेंट चुप नहीं रहेगी। जयशंकर जी ने स्टेटमेंट भी दे दिया कि पूरी सिचुएशन हमारे सामने है। बट व्हाट कैन इंडिया डू?
एक्सेप्ट टेलिंग देम कि जो भी भारत में आना चाहता है वो आ जाइए, आपको खुले तरीके से स्वीकार किया जाएगा। आप भारतीय हैं, हिंदू हैं, और कोई कंट्री आपके लिए है भी नहीं, आप यहाँ पर आ जाइए। अब चॉइस उनके पास है कि वो आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, बट सिचुएशन इज इवन मोर डिफिकल्ट देन 1946। 46 में तो फिर भी कई लोग बच गए थे। अभी तो वहां पर जो जिहादी हैं, तब इतना रेडिकलाइजेशन नहीं था जितना आज की डेट में है। ये सर 70 सालों की मेहनत है इस कम्युनिटी की, ये ऐसे ही काम नहीं हुआ है। आज जो आउटकम देख रहे हैं वो तो आउटकम है जिसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है। पिछले 10 सालों से लगे हुए थे डीप स्टेट वाले ये गवर्नमेंट को घेरने के लिए, इन जिहादियों को वहां पर एक्टिवेट करने के लिए। और इन जिहादियों को एक्टिवेट करने का रीजन क्या था? क्या अपनी कंट्री में आग लगानी थी, या इन जिहादियों को यूज कर भारत में आग लगानी थी? अब इसके ऊपर मैं आना चाहूंगा कि ये जो काम है ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि शेख हसीना भारत के बहुत करीब आ गई थी, भारत के साथ मिलकर वो तरक्की की बातें बोल रही थी, मोदी जी के बहुत करीब थी। और मोदी जी के करीब कोई हो उसे छोड़ दिया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ये डीप स्टेट लगा हुआ है, मोदी जी टारगेट पे हैं, हिंदू बांग्लादेश के अंदर टारगेट पर नहीं है सर, टारगेट मोदी जी हैं। इसीलिए शेख हसीना की जो नजदीकियां थी भारत के साथ, 15 दिनों में 2 ट्रिप मारे हैं। ऐसा कभी होता नहीं है डिप्लोमेसी में कि इतनी जल्दी जल्दी 2 ट्रिप मारे जाए। और उसके बाद इमीडिएटली उसको चाइना भी भागना पड़ा क्योंकि वहां से आंखें दिखनी शुरू हो गई थी। यानी कि शेख हसीना को पता था कि अब ये डीप स्टेट मेरा यहाँ पर जीना हराम करेगा, तभी वो मोदी जी की शरण में भी आई थी। टारगेट मोदी जी हैं, हिंदू बांग्लादेश के टारगेट में नहीं थे। ये आपको जो इंसिडेंट सुन रहे हैं कि भाई वहां पे मंदिर तोड़ दिए, जिन्होंने अपने फाउंडिंग फादर का घर तक जला दिया, हिंदू उनके लिए क्या है सर? अपने फाउंडिंग फादर जो थे उनका जो पुतले हैं उनको तोड़ दिया गया, उनके घर को तोड़ दिया, पार्लियामेंट को आग लगा दी, सर मेट्रो स्टेशन को आग लगा दी, उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। यानी कि अब ये वो है कि रौंदते जा रहे हैं जहां जहां पर ये सुनामी जारी है। तो ये सारा कुछ तो एक बाई प्रोडक्ट है। मेजर मुद्दा है जो तैयारी है भारत को तंग करने की। इन्हीं जिहादियों को जो भर भर के भारत में कॉकरोचों की तरह भेजा गया है, इन्हें एक्टिवेट किया जा रहा है। मैंने पहले बताया आपको, लिब्रांडो अपने काम पर लग गए हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश में गवर्नमेंट को घेरा गया है, वैसे ही अब हमें डेमोक्रेटिक वे से भारत में भी ये काम करना है, क्योंकि मोदी जी सही तरीके से जीत कर नहीं आए हैं। यानी कि जो राहुल गांधी 99 सीटें लेकर आया है, ऑपोजिशन 230 से ज्यादा सीटें लेकर आई है, वो डेमोक्रेटिक वे से आई है। मोदी जी की जो 240 है वो अनडेमोक्रेटिक है। तो ये अपने मुद्दे पर काम कर रहे हैं। हिंदू बहाना है, लेकिन ये सिर्फ टेम्परेचर चेक कर रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या करेगी। इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी ऑलरेडी बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं कि रेडिकलाइज है, दिया, और सारी सभी की सभी दुखी हैं। यूके टेक ओवर हो चुका है, जर्मनी में आग लगी है, फ्रांस में आग लगी है, अमेरिका अपने इलेक्शन में दुखी है, वो फंसा हुआ है। कोई भी इस बांग्लादेश के ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं लेगा। हिंदू अब बेसहारा हैं, उनको अगर सहारा कोई दे सकता है तो भारत दे सकता है, अगर वो सहारा हमसे मांगे तो। अदरवाइज उनके पास और कोई चॉइस नहीं है। सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी भी थे, विदेश मंत्री से पूछ रहे थे क्या इस घटनाक्रम में विदेशी हाथ भी है, यानी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहलवाना चाहते थे कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसमें डीप स्टेट का, सीआईए का, आईएसआई का या चीन का हाथ है। क्या वो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों को इतना मूर्ख समझते हैं, इतना नासमझ समझते हैं, या खुद को ज्यादा शाना समझते हैं? दूसरी बात ये है कि यही राहुल गांधी और यही लोग थे सारे जो सीएए का विरोध कर रहे थे। इन्होंने सड़कों पर मुस्लिम्स को भड़का करके उतार दिया था कि ये आपके खिलाफ है। और आज दूसरा बयान इनका आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी डिसीजन लेगी हम उसके साथ हैं। यहाँ तक कि ममता बनर्जी भी यही बयान दे रही है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हैं, मोदी जी की सरकार के फैसले के साथ हैं। अब इनको कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही हैं कि जब आप सीए का विरोध कर रहे थे तो ये सिचुएशंस जो हैं वो कभी भी हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं जहाँ हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई और दूसरे समुदाय हैं, उन पर कभी भी सिचुएशन ये क्रिएट हो सकती है। और ये तो ऑन गोइंग चल रहा है। पाकिस्तान में कितने हिंदू मंदिर थे, उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया। बांग्लादेश में कितने प्रतिशत हिंदू थे जब 1971 में ये बना था, या 1947 में जब पूर्वी पाकिस्तान बना था। आज वहाँ क्या स्थिति है?
पाकिस्तान में आज क्या स्थिति है। तो ये शंकर महाराज, शंकर की, शिव जी की प्रतिमा लेकर के तो पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, बहुत बड़े शिव भक्त बनते हैं, लेकिन काम सारे करते हैं हिंदुओं के खिलाफ। सर 2 क्वेश्चन पूछे आपने, दोनों का जवाब दूंगा आपको मैं। एक जो इन्होंने गवर्नमेंट से पूछा है कि इसमें क्या फॉरेन एलिमेंट्स का हाथ है। अगर मैं जयशंकर जी की जगह पर होता तो मैं पूछता कि आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है इस चीज को। आप ही बताइए कि क्या आपको लगता है कि इसमें फॉरेन जो फोर्सेज है उनका हाथ है, अगर है तो कौन कौन सी हैं। तो आपको क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन देना चाहिए था, और राहुल गांधी के पास इसका आंसर नहीं होना था कि आपको इस चीजों के बारे में हमारे से ज्यादा नॉलेज है, आप ही बता दीजिए। तो एक तो ये चीज है, आपने जो बोला ना ये जरा ज्यादा ही शाना बनता है। सर सीटें बहुत आ गई हैं, और जो बार बार बोलता है कि अगले 1 साल में ये गवर्नमेंट गिर जाएगी, हमारी गवर्नमेंट आने वाली है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, खटाखट करेंगे। आपको नहीं लगता कि जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है वही राहुल गांधी को भी एश्योरेंस दे दी गई है कहीं से कि हम जो बांग्लादेश में कर रहे हैं तुम्हारे देश में भी करेंगे, तुम्हें प्रधानमंत्री बनाकर रखेंगे। तो इसको भी एक ओवर कॉन्फिडेंस है कि यही प्रधानमंत्री बनने वाला है, इसलिए ये प्रधानमंत्री की तरह आज की डेट में इसने बिहेव करना भी शुरू कर दिया। पहली बात तो ये है। दूसरा, आपने बोला कि इन्होंने बोल दिया कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं। सर ये बहुत बड़ा गेम प्लान है ममता बनर्जी का भी, राहुल गांधी का भी। उसका रीजन है क्योंकि अगर अब गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट ये बोलती है कि वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हम हिंदुओं को लेकर आने की बात करेंगे भारत के अंदर, तो ये वहीं पर खड़े होकर बोल देंगे देखिए ये तो एंटी मुसलमान है। ये उस नैरेटिव को स्पिन करने के लिए इन्होंने बोलना है कि वहां पर तो पीड़ित मुसलमान भी हैं, उनके भी कत्ल हो रहे हैं, उनको भी आने देना चाहिए, वहां पर सिर्फ हिंदुओं को ही क्यों आने दिया जा रहा है। ये उस चीज को कवर करने के लिए आज ही इन्होंने अपना समर्थन दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन जब सीएए की बात आएगी, इन लोगों को भारत में लेके आने की बात होगी हिंदुओं के लिए, सबसे पहले यही खड़े होंगे दोगले लोगों की तरह। तो ये जो इनका डबल स्टैंडर्ड है ये दिखाई देता है। गवर्नमेंट को घेरने की बातें बोल रहे हैं, अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए इन्होंने सपोर्ट भी दिखा दिया है हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी। जिस दिन इंप्लीमेंट होगा, जिस दिन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आएगा कि वहां से हिंदुओं को हम बसाने के लिए पूरा प्रयास करने वाले हैं यहाँ पर भारत में, सबसे पहले अपोज यही करेंगे। ये झूठे जो मक्कार लोग हैं जो शिव जी की प्रतिमा को पार्लियामेंट में लेकर दिखाते हैं कि हम कितने बड़े शिव भक्त हैं, और कितने बड़े शिव भक्त हैं कि हमें भी मालूम है। जब ये मंदिर में वहां पे जल चढ़ाने जाते हैं शिव जी के शिवलिंग के ऊपर, तो उल्टे हाथ से चढ़ाने वाले यही कामनेमी होते हैं। और जो भी अर्पित किया जाता है उसको अर्पित नहीं करते हैं, फेंकते हैं हाथ से। तो वो थैंक तो यू सर। सबको समझ में आता है कि कैसे हिंदू हैं और कितनी इनको समझ है। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहा है पूरा जो ये कट्टरपंथी जमात है। और आप अफगानिस्तान देख लीजिए, आप श्रीलंका देख लीजिए, आप बांग्लादेश देख लीजिए। दुनिया के जिन जिन देशों में डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकारें हैं उनको उखाड़ फेंकते हैं ये लोग। और बाकी तो छोड़ दीजिए, आजकल यूरोप में देखिए, ब्रिटेन में क्या हो रहा है। उन्होंने जो इनको एक्सेप्ट किया था कि बड़े संकट में हैं साहब, सीरिया संकट हो गया, कि जिन जिन देशों ने इनको अपने यहाँ जगह दी थी, अब वो अपने लिए सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं। जिन इलाकों में ये लोग इकट्ठा हो गए हैं, अपनी कॉलोनीज बना ली हैं, वहां से अब अंग्रेज अपने घर सस्ते में बेच करके भाग रहे हैं दुम दबा करके। सर इनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो इन्हें एक चीज सिखाता है कि आपको दुश्मन के घर में जाकर अमन से रहना है, अपने नंबर्स को बढ़ाना है, और जब आपके सफिशिएंट नंबर्स आ जाएं उसके बाद आपने वहां पर लोकल पॉपुलेशन का जीना हराम करना है। ये अपने एजेंडे के ऊपर एक ही तरीके से लगे हुए हैं पूरे दुनिया में कि हमें इस्लाम का झंडा हर एक दुनिया में जो है गाड़ना है। भाई इनके पास 55-56 कंट्रीज हैं। अगर ये इतने ही पीड़ित हैं सीरिया में, अफगानिस्तान में, लीबिया में, वैसे तो 56 कंट्री जो हैं उसी में पीड़ित हैं ये लोग, तो ये दूसरे किसी मुसलमान कंट्री में क्यों नहीं जाते? ये हमेशा नॉन मुसलमान कंट्री में ही क्यों जाते हैं?
क्योंकि मकसद ही ये है, इनके मौलवी ने और इनकी किताब ने, आसमानी वाली ने एक ही चीज सिखाई है कि आपको कैसे कॉकरोचों की तरह दूसरे कंट्रीज में घुसना है, घुसपैठ से वहां पर जाकर फैलना है और उसके बाद आपने टेक ओवर कर लेना सब कुछ। तो ये अपने एजेंडा के ऊपर ही काम कर रहे हैं। इनका एजेंडा एक ही है, दूसरों के घर का जो है नाश करना है, दूसरे के घर को टेक ओवर करना है, उनकी औरतों को उठा के लेके जाना है, संपत्ति को हड़पना है, और ये उसी के काम के ऊपर लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कि जब राहुल गांधी ने बोला था कि हम वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हिंदुओं की वेल्थ को छीन कर हम मुसलमानों को दे देंगे। आपने देखिए मोदी जी के 10 साल का जो प्रयास था, सबका साथ सबका विकास, सिर्फ इस एक स्टेटमेंट के कारण 99% वोट राहुल गांधी को मिल गई कि ये सब कुछ छीनकर हमें दे देगा। और यही इनका जो पढ़ाई लिखाई है उसका असर है कि मोदी जी ये सारे काम किए, जो उन्होंने एक जिसको बोलते हैं फ्रेंडशिप का हाथ इस कम्युनिटी को बढ़ा के दिया, सारा फेल हो गया इस एक स्टेटमेंट के साथ। क्योंकि बचपन से एक ही चीज पढ़ाई गई है कि आपको आपका हक है दूसरे की चीजों को छीनना। तो ये जो चीजें कह रहे हैं आप, कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं सर, उनको ये नहीं गिराते हैं। जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स इनके हिसाब से नहीं चलती हैं, ये उन्हें गिराते हैं। और इसी रीजन के कारण राहुल गांधी एंड पार्टी, जो इसकी पार्टी है, इसकी फैमिली है, उन्होंने 62 साल 65 साल इस देश के ऊपर राज किया है इन्हीं लोगों के कारण, क्योंकि वो इन्हीं के तुष्टीकरण में लगे रहते थे। कांग्रेस की गवर्नमेंट को अगर 2014 में गिराया तो हिंदुओं ने गिराया, मुसलमानों ने नहीं गिराया है। और उसके बाद से जो देश में हो रहा है आपके सामने है। तो जहां जहां पर इनके तुष्टीकरण की गवर्नमेंट होती है, वहां पर ये गवर्नमेंट को नहीं गिराते हैं। जहां पर उल्टा काम होता है, इन्हें थोड़ा सा बंदे का पुत्र बनाने की कोशिश की जाती है, वहीं पर इनको तकलीफ आती है, वहीं पर ये गवर्नमेंट को घेरने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद ये जो आए होते हैं वहां पर शरणार्थी बनकर कि भाई वहां पर तानाशाही है, तानाशाही से बचकर हम आपके कंट्री में आ रहे हैं। और वहां पर आकर अब जब नंबर बढ़ गए हैं, अब ये कहते हैं हमें वही तानाशाही आपकी कंट्री में करनी है, आप यहाँ से भागिए, अब ये देश हमारा हो गया है। और अपने नंबर्स को दिखाने के लिए फ्राइडे को बिना इंफॉर्मेशन दिए पूरी स्ट्रीट्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए। यही इनका तरीका है। और वहां पर भी अब वही हाल होना शुरू हो गया, जो जिस जिस कंट्रीज का आपने नाम लिया है सभी जगह पर यही हालत है। गोली आप चला नहीं सकते क्योंकि हम लोकतंत्र की बात करते हैं, ये भीड़ तंत्र की बात करते हैं। और ये भीड़ में आते हैं, झुंड में आते हैं, झुंड के ऊपर, झुंड के अंदर पहले तो आप गोली नहीं चला सकते, ऊपर से ये सबसे आगे करेंगे बच्चों को, औरतों को। मर्द तो इनके मूछें कटाकर, लेडीज के सूट डालकर, बंदर की टोपी डालकर पीछे छुप कर बैठे होते हैं। और मीडिया को आगे किया होता है वीडियोस बनाने के लिए, ताकि पूरी दुनिया में उसको उछाला जाए। सर ये इनका डीएनए है, ये इनकी पढ़ाई लिखाई है, जिसके कारण ये होता है। और ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसका अब पूरी दुनिया को इकट्ठा होकर जब तक इसका सामना नहीं करेंगे, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा और सभी जिसको बोलते हैं पिसते भी रहेंगे। शेख हसीना के बेटे का बयान आया है कि मेरी अम्मी जो है वो 75 साल की हो चुकी है, बांग्लादेश के लिए उनको जो करना था कर चुकी, अब वो कभी बांग्लादेश नहीं लौटेंगी। वो दुनिया के किसी भी हिस्से में रहेंगी पर बांग्लादेश नहीं लौटेंगे। इसका मतलब ये है कि भारत का एक करीबी मित्र और इन लोगों ने उखाड़ फेंका, उनकी सरकार को उखाड़ फेंका। कल रात 2 डेवलपमेंट हुए। एक तो खालिदा जिया को रिहा करने के आदेश राष्ट्रपति ने दे दिए, वो बाहर आ रही हैं और हो गई होंगी, रिहा हो गई होंगी। दूसरा, चुनी हुई संसद को इन्होंने डिसॉल्व किया और अभी तो कहा है कि अगले 3 महीने में चुनाव कराएंगे कि नहीं कराएंगे, वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि हमारा अब पश्चिम भी और हमारा अब पूरब भी और उत्तर भी, तीनों जगह जो है अब भारत के दुश्मन बैठे हुए हैं। भारत के लिए आने वाले समय में कितनी बड़ी चुनौती होगी। सर आपने बोल दिया ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ, साउथ में भी चाइना का पूरा इन्फ्लुएंस है। आपको मालूम है वहां पर मॉलडीव्स में क्या कुछ हो रहा है, कौन सी गवर्नमेंट वहां पे आई हुई है, पूरी सपोर्ट है वहां पर। म्यांमार में क्या हाल है आपने देख लिया, बांग्लादेश में अभी हो रहा है, अफगानिस्तान में आग लगी हुई है, ईरान को भी घेरा जा रहा है। कहीं भी भारत सुरक्षित नहीं है, इवन कि नेपाल के अंदर भी।
कम्युनिस्ट को कैसे वहां पर जो गवर्नमेंट है वहां पर कैसे उनको बढ़ावा दिया जाता है, एंटी हिंदू जो वहां पे सेंटीमेंट्स हैं उसे कैसे कर लिया, वहां पे कैसे फिर बढ़ावा से दिया जा रहा है। फिर से ओली आ गया वहां पर, फिर से ओली आ हम्म गया। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है, आपने देखा कि भारत को चारों तरफ से घेरने का काम शुरू कर दिया। अब ये काम कर कौन रहा है? पहली बात तो ये है, उसके बाद भारत के लिए चुनौती कौन सी है, कर कौन रहा है? आपको मालूम है कि तो मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जिस तरह से अमेरिका को आंख में आंख डालकर बात करी है, उन्हें आदत नहीं है इन चीजों को सहन करने की। हमारे कांग्रेसी जो थे, जो प्रधानमंत्री होते थे, ये तो हमेशा ही उनके कदमों में, जैसे विद्धि लौटता है राहुल गांधी के पैरों में, वैसे ही कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री होते थे वहां पर जाकर लेटते थे, एंड दे वर और यूज्ड लाइक अ ऊपर फुटमैट। ऊपर ऊपर से अभी पुतिन से गले मिलकर के आए हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये कभी भी वेस्टर्न लॉबी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। दूसरा, चाइना का आप कभी भी भूल नहीं सकते, उसे डिस्काउंट नहीं कर सकते। चाइना वो गलती नहीं करना चाहता जो अमेरिका ने गलती करी। अमेरिका ने चाइना को बढ़ने दिया, उभरने दिया, आज इस लेवल तक पहुंचा दिया कि आज वो खुद चाइना से डर रहा है। चाइना नहीं चाहता कि भारत उसी तरीके से राइज करे और वही चाइना के सामने और चाइना से छीन छीन कर कंपनियों को अपने देश में लेकर आए। इसलिए वो भी लगा हुआ है कि किसी तरीके से भारत में आग लगाई जाए। अब आग लगाई कैसे जाएगी? आग लगाने का सिस्टम बड़ा ही सिंपल है, जिहादियों को भर भर के यहाँ पे भेजा जाए, डेमोग्राफी को चेंज किया जाए, जितना मर्जी कोशिश कर लें। मोदी जी या हिंदुओं की जो गवर्नमेंट है, जिसको हम देशभगत गवर्नमेंट बोलते हैं, वो कभी भी यहाँ पर जीतकर अपने मंसूबों में आगे ना निकल सके। तो अगर ये काम ना किया होता, पिछले 10 सालों में डेमोग्राफी इन्होंने जिस तरह से चेंज करी है वो ना की होती, तो सर ना अमेठी हारते, ना रायबरेली हारते, ना अयोध्या हारते। ये है जो चीजों को हारने का रीजन ही ये था कि डेमोग्राफी आपकी आंखों के सामने चेंज करी गई है। पहले तो उन्होंने सिर्फ जो पावर था उसके ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। अब सिर्फ इशारे की जरूरत है इनको कि आप आग लगाइए, टेक ओवर कर लीजिए। और नरेटिव, मैं क्यों बोल रहा हूँ नरेटिव, ऑलरेडी वो फटी हुई शेरवानी ने अपने ट्वीट में डाल भी दिया है। क्या? कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस से गवर्नमेंट गिरी है और ये ऐसे ही होता है। यानी कि उन्होंने दस्तक या अपने प्लान्स को आगे शो करना शुरू कर दिया कि दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू हैपन। चुनौती बहुत बड़ी है। मैं कई शोज में ये बात कर चुका हूँ कि बांग्लादेश से अब सिर्फ हिंदू नहीं आएंगे, अब जिहादियों को भी भेजा जाएगा। हमारी अगर जो आर्मी है हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर तैनात रहेगी, वहां पर आंखें बिछाई होंगी, तो वेस्टर्न जो बॉर्डर है वो भी सेफ नहीं है। अगर इधर हम दोनों तरफ से हम अगर घिरे हुए हैं, तो उधर से चाइना भी पीछे हटने वाला नहीं है। तो यानी कि अब ये जब हमारी जो आर्मी के लोग हैं, तो हमेशा बोलते थे टू फ्रंट वॉर, कई बार बोलते थे 2.5 फ्रंट वॉर। सर ये तो 10 फ्रंट वॉर हो गया भारत के लिए। और ये मैं जो है इसके ऊपर डिटेल में बात कर चुका हूं कि दिस इज द डार्केस्ट टाइम ऑफ मोदी जी डिप्लोमेटिक जर्नी। इससे ज्यादा खतरनाक उलझा हुआ टाइम मोदी जी ने नहीं देखा है। बट मुझे एक चीज का विश्वास है, मोदी है तो मुमकिन है, वो कोई ना कोई ब्रह्मास्त्र जरूर चलाएंगे जिससे वो इस सिचुएशन से भी बाहर निकाल लेंगे कंट्री को भी। और जो बॉर्डर के ऊपर जो सिचुएशन बनने वाली है उसका भी जवाब दिया जाएगा। मुझे लगता है थोड़ा सा जो हम लोगों ने कई बार वीडियोस भी बनाई हैं कि मोदी जी ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे, शायद मोदी जी ने एक बार जो स्टेटमेंट दिया था उस आज समझ आएगा कि आने वाले वक्त को मैं भांप लेता हूँ। शायद उन्होंने भांप लिया था, इसलिए चुप्पी साधी हुई है। वो चुपके से इन चीजों को हैंडल करने की गुप्त रूप से वो कोशिश कर रहे हैं। और चाणक्य नीति भी यही कहती है। ये जो चाणक्य नीति का जो पाठ चल रहा है, गुप्त रूप से जो मार डाल पड़ती है या डाली जाती है, उसका असर भी बहुत लंबा होता है। मोदी जी वही गुप्त रूप में काम कर भी रहे हैं, करेंगे भी, और देश को सुरक्षित भी रखेंगे। इस तरह से मूक एक जिसको बोलते हैं कि स्पेक्टेटर बनकर, मोदी जी का डीएनए ही नहीं है काम करने का। ही इज गोइंग टू डू समथिंग रिमार्केबल। लेट्स सी व्हाट ही डज। ये आपकी और मेरे सबकी समझ से ऊपर की बात है, ये मोदी है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जैन साहब, आप जुड़े और बहुत ही गंभीर मसलों पर आपने अपने विचार रखे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।